हेलो बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम में फिजियोलॉजी की आज 4th क्लास है। ऊपर सेमेस्टर वाइज सिलेबस है, नीचे ईयर वाइज सिलेबस है। प्रीवियस क्लासेस में हम पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड यहाँ तक समझ चुके हैं। बचा है थाइमस, पैनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड। तो आज हम बात करेंगे पैनक्रियाज के बारे में। थाइमस बहुत ही छोटा टॉपिक है और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड और कोशिश करेंगे उसमें ही हम थाइमस को भी कवर कर लें। नीचे ईयर वाइज सिलेबस देखिए, इसमें भी पिट्यूटरी, पीनियल बॉडी, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, सुप्रारीनल, प्लेसेंटा एंड ओवरीज एंड टेस्टिस भी है। ये सेमेस्टर वाइज सिलेबस में प्लेसेंटा, ओवरी और टेस्टिस नहीं है, लेकिन मैं लास्ट क्लास में जो रहेगी, जो भी लास्ट क्लास रहेगा फिजियोलॉजी का, उसमें बता दूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़े टॉपिक नहीं है प्लेसेंटा, ओवरी और टेस्टिस के। तो चलिए शुरू करते हैं। एंडोक्राइन फंक्शन पैनक्रियाज इज परफॉर्म्ड बाय द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। अगर अपन पैनक्रियाज के बारे में जब बात करते हैं तो पैनक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ पैनक्रियाज एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट होता है, क्योंकि इसके एंडोक्राइन फंक्शन भी हैं, यानी कि कुछ हार्मोन भी सीक्रेट करता है। द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज इज परफॉर्म्ड बाय द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। पैनक्रियाज में कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। एंडोक्राइन फंक्शन उसी से परफॉर्म होता है, या हम बोल सकते हैं कि उनसे कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि एंडोक्राइन फंक्शन में हेल्प करते हैं। There are about 1 to 2 million isolate in human pancreas. 4 type of cells are present in isolate of Langerhans. तो 1 to 2 million, 1 million यानी 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख। तो 10 से 20 लाख आइसोलेट्स मौजूद होती हैं पैनक्रियाज में। और जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं ये 4 प्रकार की होती हैं, यानी टोटल क्वांटिटी अगर अपन देखें तो 10 से 20 लाख है और ये 4 प्रकार की होती हैं। और 4 प्रकार की हैं तो अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करेंगे। इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहला है ए और अल्फा सेल, जिससे ग्लूकागॉन सीक्रेट होता है। बी या बीटा सेल, जिससे इंसुलिन सीक्रेट होता है। डी या डेल्टा सेल, जिससे सोमैटोस्टैटिन सीक्रेट होता है। और फोर्थ क्या है, पीपी सेल, जिससे पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सीक्रेट होते हैं। ये पैनक्रियाज की लोकेशन है, येलो कलर का आपको दिख रहा है पैनक्रियाज। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, टेल, बॉडी, हेड, और बाइल डक्ट में पैनक्रियाटिक डक्ट आके मिलती है और यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं, इसमें सेल्स होती है, उससे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसके थ्रू ये एंडोक्राइन सिस्टम में पार्ट लेता है। तो पैनक्रियाज है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट होता है। Insulin and glucagon are important pancreatic hormone which regulate various metabolic process of carbohydrate, protein and fat. तो जो हमने अलग अलग 4 हार्मोन देखे, उनमें से मेनली इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये इंपॉर्टेंट पैनक्रियाटिक हार्मोन होते हैं जो कि अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे वेल नोन हार्मोन इंसुलिन से। सोर्स ऑफ सिक्रीशन, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बी सेल्स और बीटा सेल्स इन द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल होती है, उनकी बीटा सेल या बी सेल्स से इंसुलिन सीक्रेट होता है। एक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन इज द इम्पॉर्टेंट हार्मोन रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्ले अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल। मेन काम क्या है इंसुलिन का, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना। जो नॉर्मल रेंज है उसमें ब्लड शुगर लेवल को बना के रखने का काम है। इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि इंसुलिन प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को एक नॉर्मल रेंज में बना के रखता है। Insulin is the only anti-diabetic hormone secreted in the body, so it is the only hormone in the body that reduce blood sugar level. अब जैसे हम बात करते हैं इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना। ब्लड शुगर मतलब क्या होता है, शुगर, यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज
के लेवल को मेंटेन कर रखना, वही शुगर हम बोलते हैं जनरल आम भाषा में। तो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखना, जो नॉर्मल रेंज है उसमें बना के रखना, ये काम होता है इंसुलिन का। अब अलग अलग हार्मोन का अलग अलग काम है। इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करने का काम करता है। अगर जो नॉर्मल रेंज है उससे ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, अधिक बना हुआ है, इंक्रीज़ है, तो वो कंडीशन कहलाती है डायबिटिक कंडीशन है। तो इंसुलिन क्या कर रहा है, ब्लड शुगर को जो ज़्यादा है उसको कम करता है, नॉर्मल रेंज में लेके आता है। इसलिए इंसुलिन को एंटी डायबिटिक हार्मोन बोलते हैं। इंसुलिन इज़ द ओनली एंटी डायबिटिक हार्मोन सिक्रेटेड इन द बॉडी, सो इट इज़ द ओनली हार्मोन इन द बॉडी दैट रिड्यूस ब्लड शुगर लेवल। ये पूरी हमारे बॉडी में एकमात्र हार्मोन होता है जो कि ब्लड शुगर को कम करने का काम करता है। द एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर, क्या क्या इंसुलिन के एक्शन है वो देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट पे इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड शुगर को कम करने का काम है, जो बढ़ा हुआ है उसको कम करके नॉर्मल रेंज पे लाना है। अब ये नॉर्मल रेंज पे लाना, ब्लड में शुगर ज़्यादा है, ग्लूकोज ज़्यादा है, उसको नॉर्मल रेंज पर लेके आना है। वो नॉर्मल रेंज पर लेके आने के लिए ये अलग अलग तरीके के एक्ट करवाता है। क्या क्या है, पहला है ट्रांसपोर्ट एंड अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ट्रांसपोर्ट मतलब ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टेशन करना, उसका यूज़ करना, यूटिलाइज करना, ताकि ब्लड जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा, उसका लेवल कम हो। When food with more carbohydrate is taken, the blood sugar level is increased. Immediately pancreas secrete insulin. जब भी हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज है। When food with more carbohydrate is taken, जब भी हम खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनेगा, ब्लड शुगर लेवल इज इंक्रीज्ड, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज्ड, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इमीडिएटली पैनक्रियाज सीक्रेट इंसुलिन, और जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा पैनक्रियाज तुरंत इंसुलिन सीक्रेट कर देगा। नाउ द इंसुलिन फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड इनटू द सेल्स बाय इंक्रीजिंग द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन और टू ग्लूकोज। अब इंसुलिन यहाँ पे क्या काम करता है, जो हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, सेल्स में परमेबिलिटी या जिसको हम बोलते हैं ना पारगम्यता, ग्लूकोज के लिए परमेबिलिटी बढ़ा देता है इंसुलिन। ग्लूकोज के लिए परमेबिलिटी बढ़ गई सेल्स में, तो क्या होगा, ब्लड से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होके सेल में स्टोर हो जाएगा। नाउ द इंसुलिन फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। इंसुलिन क्या कर रहा है, ब्लड से ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले जा रहा है, इनटू सेल्स में ले जाता है। कैसे, सेल्स की परमेबिलिटी बढ़ा के, ग्लूकोज के लिए परमेबिलिटी बढ़ाकर। Insulin enhance the uptake of glucose by all the tissue, particularly by liver, muscle and adipose tissue. ग्लूकोज का यूज़ करना, जैसे हम ग्लूकोज एक्चुअली अगर अपन बात करें ना तो ये एक फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए। फ्यूल मतलब पेट्रोल, एनर्जी का सोर्स है जिससे हमारी बॉडी काम करती है। तो एक तो उसने स्टोर करा दिया ब्लड से शुगर लेके टिश्यूज़ में, दूसरा काम क्या हो रहा है, सेल्स में स्टोर करा दिया, दूसरा काम क्या कर रहा है, ग्लूकोज का यूज़ अपटेक करेंगे, भाई यूज़ कर लो, एक्स्ट्रा है आप इसको कंज्यूम कर लीजिए। इंसुलिन इनहेंस द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द टिश्यू, पर्टिकुलरली लीवर, मसल एंड एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू है, लीवर है, मसल है, इनको इनका जो इन सेल्स में, इन टिश्यू में ग्लूकोज का यूज़ बढ़ा देता है, यूटिलाइजेशन बढ़ा देगा। However, insulin is not required for glucose uptake in some tissue like brain, except hypothalamus, renal tubules, mucous membrane of intestine and RBC. इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज जो थर्ड पॉइंट है, इंसुलिन एनहेंस अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है ताकि ब्लड से ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। कहाँ कहाँ पर, लीवर, मसल और एडिपोज टिश्यू में। लेकिन ये बॉडी के सारे टिश्यूज़ में ग्लूकोज का अपटेक नहीं बढ़ाता है। However, insulin is not required for glucose uptake in some tissue. कौन कौन से, ब्रेन, रीनल टिब्यूल्स, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन एंड आरबीसी, यहाँ पर ग्लूकोज का यूज़ नहीं होता है। पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, अब जो ग्लूकोज को हमने सेल में ट्रांसपोर्ट कर दिया था, द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इज इंक्रीज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन के इन्फ्लुएंस की वजह से पेरिफेरल यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है ग्लूकोज का। कैसे, जो सेल्स में हमने ग्लूकोज भेजा था, द ग्लूकोज इंटरिंग द सेल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द सेल्स इमीडिएटली। जो ब्लड से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करके सेल्स में भेजा था, सेल्स में इसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है।
द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन डिपेंड अपॉन द इनटेक ऑफ ग्लूकोज। तो कितना यूटिलाइजेशन होगा ग्लूकोज का, ये डिपेंड करेगा कि ब्लड में कितना ग्लूकोज है, उतना ज़्यादा सेल्स में ट्रांसपोर्ट होगा और उस हिसाब से उनका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है कि हमारे पास जब भी कुछ एक्स्ट्रा होता है, हमारे पास खाने पीने का कुछ एक्स्ट्रा है, हमारे पास रुपए पैसे कुछ एक्स्ट्रा हैं, तो हम उसको स्टोर कर लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं कि इन फ्यूचर हमको अगर उसकी नीड पड़ेगी तब हम उसका यूज़ करेंगे। इंसुलिन के इन्फ्लुएंस में सेम यही काम होता है। जब भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा, तो जैसे इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, तो ब्लड से ग्लूकोज लेकर इसको स्टोर कर लेते हैं कि जब फ्यूचर में या जब कभी भी हमको ज़रूरत पड़ेगी तो उस ग्लूकोज का यूज़ कर लिया जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू ब्लड से ग्लूकोज कम हो जाएगा। इंसुलिन प्रमोट द रैपिड कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोजन इनटू ग्लाइकोजन। एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग्लाइकोजेनेसिस। ये प्रोसेस क्या होती है, ये प्रोसेस होती है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म है। अगर ग्लूकोज जो हम बोलते हैं ना कि स्टोर करके रखा, तो हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ग्लाइकोजन मीन्स स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज का। इंसुलिन प्रमोट द रैपिड कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। तो इंसुलिन के इन्फ्लुएंस में ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और स्टोर हो जाता है। विच इज़ स्टोर्ड इन, अब कहाँ पे स्टोर होता है, विच इज़ स्टोर्ड इन मसल्स एंड लीवर, लीवर में और मसल में। दस द ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन दीज ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज इन दोनों ऑर्गन में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इंसुलिन एक्टिवेट द एंजाइम विच आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। इंसुलिन ऐसे एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो कि ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसके लिए ज़रूरी है। इन लीवर when glycogen content is increased beyond its storing capacity, insulin cause conversion of glucose into fatty acid। अब मसल्स और लीवर इनकी भी कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, कि भाई इतना ही स्टोर कर पाएंगे। इन लीवर व्हेन ग्लाइकोजन कंटेंट इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड इट्स स्टोरिंग कैपेसिटी, जब लीवर में ग्लाइकोजन की स्टोरिंग कैपेसिटी फुलफिल हो गई, अब और नहीं आ पाएगा, तब क्या होता है, इंसुलिन कॉज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैटी एसिड। इंसुलिन फिर क्या करेगा, ग्लूकोज को फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि अल्टीमेट काम क्या है इंसुलिन का, ब्लड से ग्लूकोज को कम करना। तो पहले तो उसने स्टोर करा दिया लीवर में, मसल में, अब लीवर और मसल में भी जो भी स्टोरेज उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो फुल हो गई, तब क्या करेंगे, तब इंसुलिन ग्लूकोज को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। फोर्थ है इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का जो कन्वर्जन होता है, जब हमको नीड होती है, ज़रूरत पड़ती है, बॉडी ब्लड में शुगर की मात्रा कम है या ग्लूकोज की मात्रा कम है, तब एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना। जो ग्लाइकोजन क्या था, स्टोर्ड फॉर्म था ग्लूकोज का, तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होना जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो इसको कम कर देता है इंसुलिन, इनहिबिशन कर देता है, तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की जो प्रोसेस है वो भी कम हो जाती है। वो कम हो गई तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा भी कम बढ़ेगी या स्लो हो जाएगी। इंसुलिन प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन मसल एंड लीवर, क्योंकि मसल और लीवर में ही ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर हो रहा था। फिफ्थ है इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ग्लूकोन्यूजेनेसिस मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, हम सब जानते हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, ग्लाइकोजन नहीं है, कार्ब प्रोडक्ट नहीं है, तब नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से ग्लूकोज बनने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ठीक है, तो इस प्रोसेस को भी इंसुलिन कम कर देता है। अल्टीमेटली इंसुलिन बनने के जितने भी प्रोसेस हैं उनको कम, इंसुलिन बोल रहा हूँ, ग्लूकोज बनने के जितने भी प्रोसेस हैं उनको अल्टीमेटली कम कर देता है। इंसुलिन प्रिवेंट ग्लूकोन्यूजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द प्रोटीन बाय, प्रोटीन से ग्लूकोज बनाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस। इनहिबिशन द रिलीज ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम द मसल, मसल से अमीनो एसिड का रिलीज कम कर देगा। इनहिबिशन द एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ग्लूकोन्यूजेनेसिस में, इस प्रोसेस में जो भी एंजाइम पार्ट लेते हैं उनकी एक्टिविटी भी कम कर देता है। तो इन दो तरीके से ग्लूकोन्यूजेनेसिस प्रोसेस को इनहिबिट करता है।
सेकंड है इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज की मात्रा या क्वांटिटी जब ब्लड में बढ़ जाती है तो डायबिटिक कंडीशन है या ब्लड शुगर बढ़ जाता है, उस कंडीशन में ही इंसुलिन सिक्रेट होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को या ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करता है। तो जो मेन इफेक्ट रहता है इंसुलिन का वो कार्बोहाइड्रेट पे ही रहता है, और भी इसकी अलग अलग प्रोटीन पे है, फैट पे है, उसमें लेकिन उतना स्पेसिफिक नहीं है जितना कार्बोहाइड्रेट में है, इसलिए अपन इनको शॉर्ट में समझेंगे। इंसुलिन कॉज सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एंड इट इनहिबिट द सेलुलर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। इंसुलिन क्या करता है यहाँ पर, प्रोटीन का सिंथेसिस और स्टोरेज बढ़ाता है। इट इनहिबिट द सेलुलर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और सेल में जो प्रोटीन का यूटिलाइजेशन होना था उसको कम कर देता है। इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन कॉज सिंथेसिस ऑफ फैट, इट ऑल्सो कॉज स्टोरेज ऑफ फैट इन द एडिपोज टिश्यू। तो फैट का सिंथेसिस और स्टोरेज में भी हेल्प करता है। इफेक्ट ऑन ग्रोथ। अलॉन्ग विद द ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर बॉडी ग्रोथ में भी हेल्प करता है। एक्शन ऑफ इंसुलिन अभी तक हमने समझ लिया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन, यानी कि इंसुलिन का सिक्रेशन कैसे रेगुलेट होता है। इंसुलिन सिक्रेशन इज मेनली रेगुलेटेड बाय द फीडबैक इफेक्ट ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो मेनली इंसुलिन सिक्रेशन रेगुलेट होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल के थ्रू। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ जाएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा, इंसुलिन सिक्रेशन कम हो जाएगा। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन इज ऑल्सो स्टिमुलेटेड बाय अदर फैक्टर, जैसे कि अमीनो एसिड, लिपिड डेरिवेटिव्स, जीआई हार्मोन, अदर एंडोक्राइन हार्मोन और ऑटोनोमिक नर्व फाइबर। इनके थ्रू भी इंसुलिन सिक्रेशन होता है, पर मिनिमम मेनली ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है उस हिसाब से ही इंसुलिन सिक्रेशन डिसाइड होता है या रेगुलेट होता है। इफेक्ट ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑन इंसुलिन सिक्रेशन, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल का इंसुलिन सिक्रेशन पर क्या इफेक्ट रहता है उसको समझ लेते हैं पहले। व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज नॉर्मल 80 to 100 mg/dl, mg मतलब हो गया मिलीग्राम, dl मतलब होता है डेसीलीटर। द रेट ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन इज लो अप टू 10 माइक्रो यूनिट। माइक्रो यूनिट मतलब क्या हो गया, म्यू जो लिखा है वो माइक्रो यूनिट है और ये चलता है मिलीलीटर में, पर मिलीलीटर में। तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है यानी 80 से 100 तक है तो इंसुलिन का सिक्रेशन कितना है वो कम रहेगा, 10 माइक्रो यूनिट रहेगा। व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज, अगर 100 से 120 हो गया तो इंसुलिन सिक्रेशन भी बढ़ जाएगा, ये अप टू 100 माइक्रो यूनिट हो जाएगा। जो 10 था पहले वो लगभग 100 माइक्रो यूनिट तक हो जाता है। व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज राइज अबाउट 200 mg/dl, और ये 200 के ऊपर निकलता है अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल, तब द रेट ऑफ इंसुलिन सिक्रेटेड ऑल्सो इंक्रीज्ड वेरी रैपिडली अप टू 400 माइक्रो यूनिट। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 के ऊपर पहुंचा, इंसुलिन सिक्रेशन 400 के ऊपर पहुंच जाएगा। यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन सिक्रेशन भी बढ़ जाएगा। बाईफेजिक इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज। बाई मतलब दो, बाई मतलब होता है 2 या 2, फेजिक मतलब फेज, 2 फेज में। बाईफेजिक इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज, द एक्शन ऑफ ब्लड ग्लूकोज ऑन इंसुलिन सिक्रेशन इज बाईफेजिक। तो ब्लड ग्लूकोज का इंसुलिन सिक्रेशन पे क्या इफेक्ट रहेगा, क्या होता है, ये 2 फेज में होता है। इनिशियली फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है, व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज्ड आफ्टर टेकिंग अ मील द रिलीज ऑफ इंसुलिन इनटू ब्लड इज रैपिडली इंक्रीज्ड। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, हमने जैसे भी कुछ फूड खाया, फूड खाने के बाद उसमें फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, वो डाइजेस्ट होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। तो जैसे हम फूड खाते हैं, कोई भी हमने खाना खाया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन का सिक्रेशन, द रिलीज ऑफ इंसुलिन इनटू ब्लड इज रैपिडली इंक्रीज्ड। रैपिडली इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ जाता है, स्पीड में, फास्ट। Within few minutes, concentration of insulin in plasma is increased up to 90 microunit from the basal level of 10 microunit। तो इनिशियली तुरंत जो 10 माइक्रोयूनिट था वो 90 माइक्रोयूनिट तक हो जाता है विदिन फ्यू मिनट, यानी कुछ ही मिनट में। दिस इज बिकॉज द रिलीज ऑफ इंसुलिन स्टोर्ड इन पेनक्रियाज। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि पेनक्रियाज में इंसुलिन स्टोर फॉर्म में रहता है, मतलब बनता वहीं पे है और कुछ स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है कि इंसुलिन वहाँ पर स्टोर है, जब जरूरत पड़ेगी तो रिलीज़ कर देंगे। तो ये जो स्टोर्ड इंसुलिन होता है वो जल्दी से रिलीज़ हो जाता है ब्लड में।
दिस इज बिकॉज द रिलीज ऑफ इंसुलिन स्टोर्ड इन पेनक्रियास। आफ्टरवर्ड, कुछ समय बाद, within 10 to 15 minutes, the insulin concentration in the blood is reduced to half the value, up to 40 to 50 microunit ml of plasma। तो जो 10 से 90 हो गया था, 10 से 90 हो गया था, 10 से 15 मिनट बाद वही फिर 40 से 50 माइक्रो यूनिट तक आ जाता है, यानी कि आधा हो जाता है, लगभग आधा हो जाता है 10 से 15 मिनट में ही, क्योंकि पहले स्टोर्ड में था, मतलब स्टोर करके रखा हुआ था इंसुलिन, वो एकदम से रिलीज़ कर दिया एकदम रश रैपिड में। 10 से 15 मिनट बाद क्या हुआ, फिर जो सिक्रेशन है वो 40 से 50 माइक्रो यूनिट तक ही रहा। आफ्टर 15 to 20 मिनट, 10 से 15 मिनट बाद क्या हुआ, द इंसुलिन सिक्रेशन राइज वंस अगेन, फिर से इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ जाता है। वो एक पहला फेज़ था, ये दूसरा फेज़ है, इसलिए बाईफेज़िक बोलते हैं। दिस टाइम इट राइज स्लोली बट स्टीडीली। अब वहाँ जब फर्स्ट फेज़ में हमने क्या देखा था कि जो 10 माइक्रो यूनिट था वो एकदम से 90 हो गया कुछ ही मिनट में, बहुत तेज़ी से बढ़ा था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि स्टोर करके रखा हुआ था इंसुलिन को और उसको रिलीज़ कर दिया पूरे को। कुछ समय बाद क्या हुआ, वो 40 तक पहुंच गया, 50 तक पहुंच गया जो 90 था। तो 10 से 15 मिनट बाद क्या हुआ, द इंसुलिन सिक्रेशन राइज वंस अगेन, फिर से इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ेगा, लेकिन दिस टाइम इट राइज स्लोली, लेकिन जो स्पीड थी राइज मतलब कि 10 से 90 तक हो गया था, अब यहाँ पर बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा, लेकिन स्टीडीली रहेगा, यानी कि वो लगातार बना रहेगा। ऐसा नहीं कि एकदम से बढ़ा और बंद हो गया, थोड़ा सा बढ़ेगा और लगातार अपना बना रहेगा। दिस टाइम इट राइज स्लोली बट स्टीडीली, इट रीचेस द मैक्सिमम बिटवीन 2 and 2.5 आवर, और मतलब 2 से 2.5 घंटे में इसका जो सिक्रेशन है वो मैक्सिमम पहुँचता है। The prolonged increase in insulin release is due to the newly formed insulin from the pancreas। अब ये prolonged increase की मतलब लगातार बहुत देर तक बना हुआ है इंसुलिन रिलीज या जो सिक्रेशन बना हुआ है ज़्यादा, ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू द न्यूली फॉर्म्ड इंसुलिन फ्रॉम द पेनक्रियास, क्योंकि पेनक्रियास से नया इंसुलिन बन रहा है और वो रिलीज हो रहा है बॉडी में। तो मेनली इंसुलिन सिक्रेशन में ब्लड ग्लूकोज लेवल का रोल ज़्यादा है, या ब्लड ग्लूकोज लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंसुलिन सिक्रेशन में। उसके अलावा कुछ और इफेक्ट भी हैं जो कि इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ाते हैं। वो क्या क्या हैं? प्रोटीन, लिपिड डेरिवेटिव्स, जीआई हार्मोन्स, कुछ अदर एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं जैसे ग्लूकागोन है, ग्रोथ हार्मोन है, कोर्टिसोल है, ये भी इंसुलिन सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये भी इंसुलिन सिक्रेशन पे इफेक्ट डालते हैं या इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ाते हैं। इंसुलिन के बाद अब नेक्स्ट है ग्लूकागोन। सोर्स ऑफ सिक्रेशन यानी कि कहाँ से सिक्रेट होगा? ग्लूकागोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम ए सेल और अल्फा सेल इन द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास की आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स है, उसमें अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, तो उसमें से ए सेल और अल्फा सेल से ग्लूकागोन रिलीज होता है। एक्शन ऑफ ग्लूकागोन यानी ग्लूकागोन का काम क्या है, एक्शन क्या है? ये इंसुलिन का एंटी है। एंटी मतलब उसके अगेंस्ट में काम करता है, उसके अपोजिट काम करता है। इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, इंसुलिन सिक्रेट होगा, और इंसुलिन सिक्रेट होगा तो क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करके नॉर्मल रेंज में ला देगा। ये काम हो गया इंसुलिन का। ये ओनली एंटी डायबिटिक हार्मोन है इंसुलिन, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है। ग्लूकागोन उसके अगेंस्ट में है, उसके अपोजिट काम करता है। तो ग्लूकागोन का काम क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का काम है। एक्शन ऑफ ग्लूकागोन आर एंटागोनिस्ट टू दोज ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन के अगेंस्ट में अपोजिट काम करेगा। इट इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, ब्लड में शुगर लेवल का है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को ये बढ़ा देता है। इंक्रीज द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ लिपिड एंड फैसिलिटेट द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू ग्लूकोज। ये लिपिड का पेरिफेरल यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है और प्रोटीन का ग्लूकोज में जो कन्वर्जन है उसको इंक्रीज कर देता है, यानी प्रोटीन से ग्लूकोज बनाने का काम शुरू कर देता है। अब जैसे कुछ कंडीशन होती हैं, एक कंडीशन होती है स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब क्या होता है? लोग ज़बरदस्ती भूखे रहते हैं, उनको लगता है बॉडी में फैट ज़्यादा है, भूखे रहेंगे, खाली पेट रहेंगे तो हम दुबले पतले हो जाएंगे। तो होता क्या है कि पहले तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है,
बॉडी में जो भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, उसका यूज़ करेंगे एनर्जी के लिए, क्योंकि BMR बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है या हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके लिए ग्लूकोज की ज़रूरत है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स से ग्लूकोज बनाएंगे, उसको यूज़ करेंगे। ग्लूकागोन जो ग्लाइकोजन है जो स्टोर्ड फॉर्म में है ग्लूकोज, उसका यूज़ करेंगे। जब कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, ग्लूकोज भी नहीं है, तब जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट होते हैं, एलिमेंट होते हैं बॉडी में, उनसे ग्लूकोज बनाया जाता है और बॉडी के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आता है प्रोटीन। इसलिए जो भी ज़्यादा भूखे रहते हैं उनकी मसल्स देखना आप, या प्रोटीन की बहुत कम खाना पीना खाते हैं तो उनकी मसल्स एकदम पतली सी हो जाती है, क्योंकि मसल्स में प्रोटीन यूज़ होता है मसल बिल्टअप के लिए। प्रोटीन का यूज़ करके ग्लूकोज बनाते हैं, फिर उस ग्लूकोज का यूज़ करते हैं BMR जो भी नीड है उसके लिए। तो ग्लूकागॉन का काम अलग से नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, जनरली बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने का काम करता है। इट इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, इंक्रीज द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ लिपिड एंड फैसिलिटेट द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू ग्लूकोज। लिपिड का पेरिफेरल यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, साथ ही साथ प्रोटीन से ग्लूकोज बनने का जो प्रोसेस है, प्रोटीन को कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाने का जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज करता है। रेगुलेशन ऑफ ग्लूकागॉन सिक्रेशन, ये कैसे रेगुलेट होगा? तो द सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन इज कंट्रोल्ड मेनली बाय द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड द अमाइनो एसिड लेवल इन द ब्लड। तो ब्लड में जैसे इंसुलिन में था, वो भी ब्लड ग्लूकोज लेवल से ही कंट्रोल हो रहा था, रेगुलेट हो रहा था। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन भी बढ़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा तो ग्लूकागॉन बढ़ेगा। द सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन इज कंट्रोल्ड बाय मेनली बाय द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड द अमाइनो एसिड लेवल इन द ब्लड। इफेक्ट ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑन ग्लूकागॉन सिक्रेशन। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल का ग्लूकागॉन सिक्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। द इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन इज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड में ग्लूकोज लेवल कितना है उसके ऊपर एक ग्लूकागॉन का सिक्रेशन डिपेंड करेगा। इन हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन वो होती है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है। हाइपो मतलब कम, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज। इन हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज बिलो 80 mg/dl ऑफ ब्लड, 80 से कम हो जाता है जब, द अल्फा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस आर स्टिमुलेटेड एंड मोर ग्लूकागॉन इज रिलीज्ड। 80 से कम होगा तो क्या होगा, जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स हैं पेनक्रियास की, उनमें जो अल्फा सेल्स हैं वो स्टिमुलेट होंगी और ग्लूकागॉन रिलीज करेंगी। द ग्लूकागॉन इन टर्न इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ग्लूकागॉन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा अलग अलग तरीके से। ऑन अदर हैंड ड्यूरिंग हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन, हाइपर मतलब, अब हाइपोग्लाइसीमिया मतलब क्या हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होना, नॉर्मल से कम होना। हाइपर ग्लाइसीमिया क्या होगा, हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन क्या होगी, ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना। ऑन अदर हैंड ड्यूरिंग हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन व्हेन द ब्लड शुगर लेवल इज इंक्रीज्ड, जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है, द अल्फा सेल आर इनहिबिटेड, तो जो अल्फा सेल है वो इनहिबिट हो जाते हैं और ग्लूकागॉन का सिक्रेशन कम हो जाता है। नेक्स्ट है सोमैटोस्टैटिन। सोर्स ऑफ सिक्रेशन यानी कि कहाँ कहाँ से सिक्रेट होता है। सोमैटोस्टैटिन हैज़ 3 सोर्स ऑफ सिक्रेशन, ये 3 अलग अलग सोर्सेज से या 3 अलग अलग प्लेस से सिक्रेट होता है, और 3 अलग अलग प्लेस से सिक्रेट होता है इसलिए इसके 3 अलग अलग काम भी हैं उसकी लोकेशन के हिसाब से। हाइपोथैलेमस, इट वाज फर्स्ट फाउंड इन हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस से। डी सेल्स इन आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास से, पेनक्रियास की आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की डी सेल्स से। और स्टमक एंड अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की जो डी सेल्स है वहाँ से भी सीक्रेट होता है। तो समझ लीजिए ब्रेन से, पेनक्रियास से, स्टमक और इंटेस्टाइन, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है तो उनको एक मान लेते हैं। तो स्टमक, इंटेस्टाइन पहला, दूसरा हो गया पेनक्रियास और तीसरा हो गया अपना हाइपोथैलेमस। ये 3 जगह से सीक्रेट हो रहा है। एक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन हर जहाँ भी इसकी लोकेशन है, जहाँ से भी रिलीज़ हो रहा है, वहाँ से सब कुछ डिक्रीज़ करने का ही काम करता है, सब रोकने का, कम करने का काम करता है। द फॉलोइंग आर द एक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन। तो पहला अपन देख लेते हैं पेनक्रियास का।
सोमेटोस्टैटिन एक्ट विद इन आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, यानी जो पैनक्रियाज से सोमेटोस्टैटिन रिलीज हो रहा था ये वहाँ पे एक्ट करता है। क्या एक्शन कर रहा है? इनहिबिट द अल्फ़ा एंड बीटा सेल, अल्फ़ा और बीटा सेल को इनहिबिट कर देगा, कम कर देगा। अल्फ़ा बीटा सेल से क्या रिलीज हो रहा है? ग्लूकागोन और इंसुलिन, यानी उन दोनों का सिक्रीशन इनहिबिट करेगा, कम करेगा। ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से भी रिलीज हो रहा था, तो वहाँ पे क्या काम कर रहा है? इट डिक्रीज द मोटिलिटी ऑफ स्टमक, ड्यूडेनम एंड गॉल ब्लैडर। मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, एक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट था, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था जीआई ट्रैक्ट का, तो उसका जो मूवमेंट है या जो मोटिलिटी है उसको डिक्रीज कर देगा, स्लो कर देगा, कम कर देगा। थर्ड है हाइपोथैलेमिक, जो ब्रेन से रिलीज हो रहा है हाइपोथैलेमस से। इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन को कम कर देगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, इसलिए इसको GHIH बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा, उसका सिक्रीशन कम करेगा। तो हमने इंसुलिन देख लिया है, सोमेटोस्टैटिन देख लिया है और ग्लूकागोन देख लिया है। फोर्थ जो था वो है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। सोर्स ऑफ सिक्रेशन क्या है? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इज सिक्रेटेड बाय एफ सेल और PP सेल इन द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास, इट आल्सो फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? पैनक्रियास के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की जो PP सेल्स है वहाँ से, एफ सेल्स जिसको बोलते हैं वहाँ से, और साथ ही साथ ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मिलता है। एक्शन क्या है? द एग्जैक्ट फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इज नॉट नोन। एग्जैक्ट एक्शन क्या है वो अभी अननोन है, पता नहीं है। इट इज़ बिलीव्ड टू इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन फ्रॉम अल्फा सेल इन द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो ऐसा माना गया है कि ये अल्फा सेल से ग्लूकागोन का सिक्रेशन बढ़ाता है। एग्जैक्ट एक्शन क्या है वो भी अननोन है, पता नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल का मेंटेनेंस कैसे होता है वो समझ लेते हैं अब। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, इन नॉर्मल पर्सन ब्लड शुगर लेवल इज कंट्रोल्ड विद इन अ नैरो रेंज इन अर्ली मॉर्निंग आफ्टर द ओवरनाइट फास्टिंग। द ब्लड शुगर लेवल इज लो रेंजिंग फ्रॉम 80 to 90 mg/dl ऑफ ब्लड। तो नॉर्मली क्या है, जो ब्लड है वो एक नॉर्मल रेंज रहती है, ब्लड ग्लूकोज की एक नॉर्मल रेंज होती है, उसी नॉर्मल रेंज में ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल रहता है। इन अर्ली मॉर्निंग आफ्टर ओवरनाइट फास्टिंग, ओवरनाइट फास्टिंग से मतलब ये कि अपन ने रात में खाना खाया था 9-10 बजे सो गए, तो ओवरनाइट फास्टिंग हुई, यानी रात में हमने कुछ भी नहीं खाया, सो रहे थे। तो अगर हम देखें सुबह सुबह जब हमने रात में कुछ भी नहीं खाया है, ब्लड शुगर लेवल लो रहता है। कितना रहता है? 80 to 90। अब ये जो रेंज है ना, ये आपको अलग अलग बुक में अलग अलग पढ़ने को देखने को मिल सकती है। और जैसे जैसे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हो रहे हैं या जो टाइम बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो इसकी रेंज भी, नॉर्मल रेंज भी ऊपर नीचे हो रही है ब्लड शुगर की। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे अगर अपन बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो उसकी भी अलग अलग बुक में अलग अलग रेंज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ब्लड शुगर लेवल जो है मॉर्निंग में अगर अपन चेक करते हैं तो 80 to 90 mg यानी कि मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आवर आफ्टर मील, जिसको अपन पोस्ट प्रांडियल या PPS बोलते हैं, पोस्ट PPS शुगर। तो जब हम खाना खा लेते हैं उसके 1 या 2 घंटे बाद ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। कितना हो जाता है? 120 से 140। द शुगर लेवल इन द ब्लड इज़ ब्रॉट बैक टू नॉर्मल एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर आफ्टर मील। जब हम खाना खा लेते हैं उसके दूसरे घंटे के बाद ब्लड शुगर लेवल वापस नॉर्मल रेंज में आ जाता है या कम हो जाता है। द ब्लड शुगर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म इज ऑपरेटेड थ्रू लीवर एंड ऑल्सो थ्रू द मसल बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ पैनक्रियाटिक हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो जो ब्लड शुगर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है ये लीवर से, मसल से और साथ ही साथ इन्फ्लुएंस ऑफ द पैनक्रियाटिक हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन, इंसुलिन से, ग्लूकागोन से, लीवर से और मसल से ऑपरेट होता है। क्योंकि हमने देखा था कि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन फॉर्म में मसल और लीवर में स्टोर होती है। तो जो ब्लड शुगर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है कि भाई कितना बना है, मतलब नॉर्मल रेंज बने रहना चाहिए, तो उसमें लीवर भी पार्ट लेता है, उसमें मसल भी पार्ट लेती है, साथ ही साथ इंसुलिन और ग्लूकागोन भी पार्ट लेते हैं। मैनी अदर हार्मोन ऑल्सो टेक पार्ट इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल।
इंसुलिन और ग्लूकागोन के अलावा और भी कई हार्मोन्स होते हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करते हैं। अमंग ऑल द हार्मोन, इंसुलिन इज द ओनली हार्मोन दैट रिड्यूस द ब्लड शुगर लेवल एंड इट इज़ कॉल्ड एंटी डायबिटोजेनिक हार्मोन। तो इन जितने भी हार्मोन्स हैं इनमें से केवल इंसुलिन ही एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करता है, इसलिए इसको एंटी डायबिटोजेनिक हार्मोन बोलते हैं। द हार्मोन्स विच इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल आर कॉल्ड एंटी इंसुलिन हार्मोन और डायबिटोजेनिक हार्मोन। और ऐसे हार्मोन जो कि ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं उनको हम एंटी इंसुलिन हार्मोन बोलते हैं या फिर डायबिटोजेनिक हार्मोन बोलते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस वैसे डिसीज़ कंडीशन है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में इसको पढ़ाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक कॉमन डिसीज़ है, हर घर में इनके पेशेंट हैं और पेनक्रियाज से रिलेटेड है, इंसुलिन से रिलेटेड है, इसलिए एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको उसके बारे में दे देता हूँ। अलग अलग बीमारियाँ होती हैं जिनमें से एक होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस, एक होती है डायबिटीज़ मेलाइटिस, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस जब बॉडी में ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं उसकी कमी हो जाती है तब वो कंडीशन डायबिटीज़ इंसिपिडस कहलाती है। और डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है? दिस इज़ अ कंडीशन विथ एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल एसोसिएटेड विद द अदर मैनिफेस्टेशंस। बॉडी में ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा हम बना रहता है तो वो कंडीशन डायबिटीज़ मेलाइटिस कहलाती है। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के भी अलग अलग कारण होते हैं, वो सब आप नेक्स्ट ईयर में जब आएंगे तब पढ़ेंगे अपन डिसीज पोर्शन में। In most of cases, the diabetes mellitus is developed due to the reduced secretion of insulin by beta cells of isolate of Langerhans। तो बहुत सारी वैरायटी है, अलग अलग इसके कॉजेज या कारण भी होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के। मैक्सिमम केसेस में देखा गया है पेनक्रियाज के जो सेल्स होती हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, उसमें से जो बीटा सेल्स है उनसे इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है, उस वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस कॉज होता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस कितने प्रकार का होता है? तो जनरली 2 टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस इट इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, ये इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। दिस अकर ड्यू टू द डिसऑर्डर और एब्सेंस ऑफ बीटा सेल्स। बीटा सेल्स में कोई डिसऑर्डर है, कुछ बीमारी की वजह से वो काम नहीं कर पा रही हैं या बीटा सेल्स एब्सेंस है, तब ये कंडीशन क्रिएट होती है। दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस इज कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस IDDM। इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ओबेसिटी। तो इस प्रकार का जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है इसको हम IDDM बोलते हैं। या जब कभी आप हॉस्पिटल में जाएंगे, पेशेंट को देखेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो वहाँ पर DM टाइप 1 लिखा रहेगा, यानी डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1, या DM टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2। टाइप 1 जो है ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है। इसमें क्या हो रहा है, पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स हैं या तो उनमें कोई डिसऑर्डर है, बीमारी है, या वो एब्सेंट है ही नहीं, तो इसकी वजह से इंसुलिन ही नहीं बन रहा है या कम बन रहा है या ना के बराबर है, इसलिए इसमें इंसुलिन बाहर से देने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस कहा जाता है IDDM। इसका ओबेसिटी से कोई संबंध नहीं है। ओबेसिटी वाला जो है वो अपन टाइप 2 है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस can occur at any age of life but usually occur only before 40 year of age। टाइप A डायबिटीज़ मेलाइटिस किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन जनरली 40 साल के पहले की एज में होता है जनरली। और वैसे अपन देखते हैं ना कि डायबिटीज़ की जो बीमारी है या समस्या है ये ओल्ड एज में हो रही है, 40-50 साल के 60 साल के हो जाते हैं तब होती है, लेकिन ये जो टाइप 1 है ये 40 साल के पहले ही हो जाता है जनरली। If it occur in infancy due to the congenital disorder or in the childhood, it is called juvenile diabetes। तो अगर ये इन्फेंसी में हो रहा है, इन्फेंसी मतलब इन्फेंट जो बच्चे रहते हैं 1 साल तक के, उनको अगर हो रहा है, या चाइल्डहुड में अर्ली एज में हो रहा है, जो बच्चे 7-8-10 साल के हैं, 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, उनमें अगर ये हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज़। जुवेनाइल जो टर्म यूज़ होती है वो 18 ईयर्स से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए, या जैसे हमारे यहाँ अलग अलग कंट्री में मैच्योरिटी की एज अलग अलग डिसाइड है। हमारे यहाँ पे 18 ईयर्स है, 18 साल में आप वोट देने लग जाते हैं, वोटिंग राइट मिल जाता है, तो हमारी कंट्री में 18 ईयर्स है। तो 18 ईयर्स से अंडर अगर कोई है उसको हम जुवेनाइल बोलते हैं, अंडर एज या जुवेनाइल। जैसे जुवेनाइल कोर्ट होते हैं, बच्चों के कोर्ट होते हैं,
जुवेनाइल क्राइम होते हैं, जो बच्चों ने जो क्राइम किया है, बाल अपराध, उनको अपन जुवेनाइल क्राइम बोलते हैं। जुवेनाइल कोर्ट होते हैं, बच्चों के कोर्ट जो होते हैं। ठीक वैसे ही जुवेनाइल डायबिटीज़ होता है, 18 साल से कम उम्र की एज में अगर डायबिटीज़ होता है तो उसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ बोलते हैं। और ये वो अंडर एज में जो डायबिटीज़ होता है ये टाइप 1 में ही होता है मैक्सिमम, टाइप 2 नहीं होता है उनको। मैक्सिमम अगर केसेस में देखा जाए तो टाइप 1 ही होगा, क्योंकि इनमें या तो बीटा सेल्स में कोई डिसऑर्डर है या है ही नहीं। सेकंड है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये कॉमन डायबिटीज़, जैसे अगर आप देखेंगे ना हर घर में जो पेशेंट है डायबिटीज़ के आजकल, वो यही है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस ही है। ये कॉमन होता है। और अगर अपन दोनों डायबिटीज़ की कंपैरिजन करें तो टाइप 1 100 में से 5 ही होंगे और टाइप 2 95 होंगे, यानी कि ये 95% लोगों को डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 ही होता है। ये लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है, ये ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी जिनकी कम रहती है, जंक फूड खाना, ये सब उसी की वजह से होता है। और जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होता है। इट यूजुअली अकर आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज, 40 साल के बाद लगभग ये जनरली होता है, इसलिए इसको मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसलिए और इस प्रकार का जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है टाइप 2, इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं। यानी इसमें इंसुलिन पर डिपेंडेंसी नहीं होती है, इंसुलिन बन रहा है लेकिन कम बन रहा है, काम थोड़ा बहुत चल जा रहा है लेकिन 100% नहीं चल पा रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट होते हैं इनको मेटाफॉर्मिन कुछ टैबलेट लेते हैं खाने के पहले या खाने के बाद, जो भी है डिपेंड करता है। तो खाने के पहले इनको टैबलेट दी जाती है, या जनरली बोला जाता है कि लंच के बाद या लंच के पहले या डिनर के पहले वो टैबलेट खा लें। तो खाने के बाद जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा उसको वो टैबलेट नॉर्मल रेंज में ला देगी। तो आज हमने पैनक्रियाज भी कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट क्लास कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम एड्रिनल ग्लैंड और थाइमस दोनों पढ़ लें। और जो ईयर वाइज सिलेबस है नीचे, इसमें प्लेसेंटा, ओवरी और टेस्टिस भी है, तो उसी क्लास में इनको भी हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा इनमें डिटेल है नहीं एंडोक्राइन सिस्टम के हिसाब से। कुछ हार्मोन से जो रिलीज़ होते हैं तो एक ही क्लास में इसको कोशिश करेंगे कवर हो जाए। थैंक यू।